सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सीटेट एग्जाम 2013 के पेपर का सोल्यूशन लेकर के आए। ये पेपर आपका जुलाई 2013 में हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पर्यावरण अध्ययन के जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में हम सारे के सारे क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पर्यावरण के सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 से यहाँ पर स्टार्ट है। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। चार्ल्स डार्विन, ग्रेगोर मेंडल, जॉर्ज मिस्ट्रल या फिर रोनाल्ड रोज। दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 4, रोनाल्ड रोज। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? मियादी बुखार या टाइफाइड, डायरिया, हैजा या फिर मलेरिया। दोस्तों, यहाँ पर जो लक्षण हैं ये कपकपी आना, बुखार होना, सिरदर्द होना और अंत में पसीना आने का चक्र, ये है मलेरिया की पहचान। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। अल बरूनी कौन था? वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजार का अध्ययन करने आया था। वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी थी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। या फिर वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों को संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। वो क्या था? एक ट्रेवलर था और कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का था। कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का था, जिसने एक किताब लिखी थी। जो इन्होंने बुक लिखी थी जिसे हम किताब उल हिंद के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? किताब उल हिंद, जिसे हम तहकीके हिंद भी कहते हैं। याद रखिएगा। और ये कहाँ के थे? उज्बेकिस्तान के थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को हर रंग में देख सकते हैं, केवल काली और सफेद ही देखते हैं, केवल हरे रंग में देख सकते हैं या केवल लाल रंग में ही देख सकते हैं। दोस्तों, हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवाए हैं और अगर आपने अच्छे से सॉल्व किया तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा कि रात में जागने वाले जानवर जैसे कि उल्लू हुआ, जो भी रात में जागते हैं उनको केवल काला और सफेद, हर चीज केवल काली और सफेद ही दिखाई देती है, ब्लैक एंड व्हाइट। तो ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर वो सही हो जाएगी। इससे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी, केवल उसमें सफेद और काला ही दिखाई देता था। वैसे यहाँ पर भी केवल रात में उल्लू को केवल काली और सफेद चीज ही दिखती है, इसके अलावा और कोई रंग नहीं दिखता। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। यहाँ पर हाथियों के झुंड के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें से हमें सही कथन को चुनना है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। या एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है? दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए और सी। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे होते हैं और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी जो होती है वो पूरे झुंड की नेता होती है। तो यहाँ पर ए और सी विकल्प सही है। तो ए और सी आप देखिए ऑप्शन 2 में सही है। तो यहाँ पर ए और सी ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें कहते हैं परागकोश, पराग, मूलांकुर या वर्तिकाग्र। दोस्तों, इसे हम कहते हैं पराग। क्या कहते हैं? पराग या पोलन। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद यानी कि गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीजें बेचते मिलेंगे? ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, छोले भटूरे तथा लस्सी, इडली तथा बड़ा चटनी या पूरी साग तथा ठंडा दूध। तो पूरी साग तो आपको पता है मैक्सिमम पंजाब के लोग खाते हैं। इडली चटनी, इडली, डोसा तो आपको पता ही है कि साउथ के लोग खाते हैं। छोले भटूरे अक्सर आप देखोगे अपने उत्तर प्रदेश में लोग खाते हैं। तो यहाँ पर जो ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल है, ढोकला आपको पता है वहाँ के ये सब क्या है? व्यंजन है और ये सब लोग खाते हैं। तो ऑप्शन 1 जो है ढोकला, चटनी और लेमन वाला जो राइस है वो खाते हैं। तो ऑप्शन 1 जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? उड़ सकते हैं, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, पक्षियों की आंख छोटी होती है या उनके कान पंखों से ढके रहते हैं। तो पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण ये है कि उनकी जो पुतली होती है आंखों की वो घूम नहीं पाती है। ठीक है,
द बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड। इसलिए क्या करते हैं, वो अपने सर को घुमाते रहते हैं कुछ भी देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए। हीमोग्लोबिन की कमी यानी कि व्यक्ति के अंदर आयरन की कमी है, आयरन की कमी है तो उसको क्या खाना चाहिए। चावल, चीनी, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, नींबू, गुड़, मटर या फिर आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां या फिर गुड़। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 आंवला। आंवला में भरपूर मात्रा में आयरन होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ ये सब खाना चाहिए, तो ऑप्शन 4 जो है सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना या स्वतंत्र रूप से प्रयोग की कुशलता अर्जित करना। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 है प्राथमिक स्तर पर, यहाँ पर क्लियर ये चीज कही गई है पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत कि जो कक्षा में बच्चा ज्ञान ले रहा है, जो बच्चा क्लास में सीख रहा है, उस ज्ञान को उसकी बाहरी दुनिया से जोड़ा जाए, यानी कि लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। जो आउटसाइड यानी कि स्कूल के बाहर की दुनिया है, उससे जो कक्षा में बच्चा सीख रहा है उस प्रकरण को लिंक किया जाए, जोड़ा जाए, जिससे आसानी से बच्चा जो कक्षा में सीख रहा है वो अपनी बाहरी दुनिया से उसको जोड़ पाए। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। तो उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएं, या उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता का आवश्यक सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा है कि पर्यावरण अध्ययन की, यहाँ पर प्राथमिक स्तर की बात की गई है, पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। बिल्कुल बच्चों को ज्ञान और कौशल से लैस कर देना, क्योंकि यहाँ पर क्लास 1 to 5 के बच्चे हैं, यहाँ पर हम कुछ उनके ऊपर थोपेंगे नहीं, उनको हम धीरे धीरे चीजों को सिखाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चिंतन और विस्मय के लिए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। प्राथमिक स्तर की जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं उसमें पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। तो इस तरीके से जो एनसीईआरटी की बुक्स है इसमें जो पर्यावरण है उसमें मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया जाता है कि बच्चे खुद से चिंतन करें, मनन करें, खुद से वो अवसर को ढूंढें या उनको अवसर इस तरीके के उपलब्ध कराए जाएं कि बच्चे आसानी से उनका जो ज्ञान का विकास है वो अच्छे से हो पाए। क्वेश्चन नंबर 73 है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। विषय में रुचि का विकास करना, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, या शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, इसको छोड़ करके बाकी सभी क्या है उद्देश्य है। विषय में रुचि का विकास करना, बच्चों की रुचि हो और बच्चों को आनंद आए, ये भी जरूरी है। कक्षा में, पर्यावरण की कक्षा में ये बहुत जरूरी है कि बच्चे आनंद और मजा लेकर के उस विषय को पढ़े और शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को भी बढ़ावा मिले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या या उसका जो सिलेबस है उसको बच्चे के प्रति सही होना चाहिए, उसके जीवन के प्रति सही होना चाहिए और विषय के प्रति भी सही होना चाहिए। पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती। तो बच्चे के लिए भी वो सही होनी चाहिए, जो भी कंटेंट है पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में वो बच्चे के लिए भी सही हो, उसके जीवन के लिए भी सही हो और उस विषय के प्रति भी सही हो। तो यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे के जीवन को भी यहाँ पर शामिल किया गया है, केवल किताबी ज्ञान की बात नहीं की गई है। यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देता है या यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देता है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है
पर्यावरण अध्ययन की जो अच्छी पाठचर्या होती है वो बच्चे के प्रति भी अच्छी हो, उसके जीवन के प्रति भी अच्छी हो और विषय के प्रति भी सही हो। तो यहाँ पर शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर यही पूछा है कि कौन उस आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, तो ये शब्दावली और परिभाषाओं पर अगर अधिक बल दिया जाएगा तो बच्चे रियल लाइफ अपने जीवन के प्रति क्या क्या चीजें उसमें पढ़ाई गई हैं उस सब्जेक्ट में, उनको वह अपने दैनिक जीवन से जोड़ ही नहीं पाएंगे अगर केवल परिभाषाएं और शब्दावली उनको बता दी जाएगी क्लासरूम में। तो इसीलिए ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना, कक्षा में सीखे गए ज्ञान को क्लासरूम में बच्चा जो भी सीख रहा है उसको उसकी बाहरी दुनिया के ज्ञान से जोड़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 75 है, नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती हैं। यानी कि जानवर हमारे साथी इस चैप्टर को वो पढ़ाने जा रही हैं क्लास 3 के स्टूडेंट्स को। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, या शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे अच्छा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, शो अ वीडियो फिल्म ऑन एनिमल्स एंड देयर यूजफुलनेस। उन्हें एक वीडियो दिखाएंगे स्मार्ट टीवी के माध्यम से या फिर लैपटॉप, जो भी हमारे स्कूल में संसाधन उपलब्ध है उसके माध्यम से हम बच्चों को दिखाएंगे तो जानवरों की उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में अच्छे से बच्चे जब वो देखेंगे सुनेंगे तो वो सीखेंगे भी। तो ये सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि जो बच्चे देखते हैं वो उनके मानसिक पटल पर बैठ जाता है, इसलिए जरूरी है। ये ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 76 है, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है, हम क्या समझें? यह सुझाव दिया गया कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि कक्षा 5 की एनसीईआरटी की बुक है, उसमें प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है, हम क्या समझें। यानी कि जो चैप्टर हमने पढ़ा, कोई भी चैप्टर है, पर्यावरण अध्ययन की बात यहाँ पर की गई है तो हम पर्यावरण अध्ययन की ही बात करेंगे। ईवीएस की बुक है क्लास 5 के बच्चे की, और लास्ट में उसमें जब बच्चे ने कहानी या कविता पढ़ ली तो लास्ट में है कि हमने क्या सीखा, यानी कि इस चैप्टर में हमने क्या समझा। तो ये इसमें यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तरों का ना तो आपको हाँ में उत्तर देना है और ना ही नहीं में उत्तर देना है। तो इस तरीके से यह परिवर्तन क्यों किया गया है? इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, या यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। तो राइट आंसर दोस्तों यही है कि यह जानने में शिक्षक की मदद करता है, ये हेल्प करता है शिक्षक की कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, उस चैप्टर को उन्होंने कितना सीखा। अगर केवल हाँ और नहीं वाले प्रश्न है तो उतना नहीं समझ में आता है, लेकिन अगर बच्चे से हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाँ इस चैप्टर से तुमने क्या सीखा या इस चैप्टर में क्या था, तो बच्चा उसकी पूरी चीज जो भी उसको समझ में आया होगा, जितना भी समझ में आया होगा उस चैप्टर के बारे में, वो आपके सामने एक्सप्लेन करेगा और इससे पता चलेगा कि वो कितना सीख रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं, प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्याख्या करता है। तो एक टीचर है जो एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, खाना जो हमें खाना चाहिए, इसके बारे में बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल करना, चाहे एक्सपेरिमेंट हो, चाहे एक्सप्लोर कर रहे हैं बच्चे, चाहे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, चाहे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इससे क्या होता है, इससे जो पर्यावरण विषय है या फिर कोई भी विषय है, सभी विषयों में सक्रिय अधिगम होता है, बच्चे एक्टिव लर्नर होकर के सीखते हैं। तो यहाँ पर है जो यहाँ पर टॉपिक है खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए शिक्षक क्या करेंगे क्लास में, श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों का चित्र बनाएंगे, विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देते हैं, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताते हैं, शिक्षार्थियों से कहते हैं कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें या प्रकरण पर एक वीडियो दिखाते हैं। क्योंकि खाना तो सब लोग खाते हैं, तो बच्चे तो घर से खाना खा करके ही स्कूल आते हैं या सुबह शाम जो भी वो खाना खाते हैं, इसके बारे में उन्हें क्या कहना है कि संभावित स्रोतों से जानकारी खुद इकट्ठा करो। आसानी से ये बच्चे कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए ये खाने के बारे में है, तो ये टॉपिक
क्लास 4-5 में ही आएगा। तो इसलिए आसानी से आप बच्चों से पूछोगे तो बच्चे खुद पूरी लिस्ट बना करके लेकर के आएंगे और पूरे संभावित स्रोतों की जानकारी भी देंगे आपको कि कौन कौन सी खाने की चीजें होती हैं, उसका पूरा लिस्ट बना करके वो खुद से लेकर के आएंगे। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है वो सही जाएगा, यानी कि बच्चों से हमें जानकारी एकत्रित करनी है इसके बारे में, फिर हमें इस चैप्टर को पढ़ाना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देख लिया कौन सा इसमें चारों में जो सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करता है, इससे बच्चे सक्रिय होकर के इस चैप्टर को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या करना, संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करना या प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना। तो हवा सब जगह है, इस प्रकरण को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर आप ले जाइए, आसपास का जो वातावरण है उसमें घुमा दीजिए और आसानी से कुछ यहाँ पर जैसे कि गुब्बारे में हवा भर के या कुछ इस तरीके से एक तराजू ले लिया, उसमें रख दिया, तो ये दिखा रहे हैं कि जो हवा है वो सब जगह होती है। और ये भी बता देंगे हम कि हवा आसानी से, हम गुब्बारा फुला रहे हैं तो हवा से तो फुला रहे हैं, और ये हवा सब जगह तभी हम सांस ले पा रहे हैं, और आसानी से हवा में भार भी होता है, ये भी बता देंगे हम गुब्बारे में हवा भर के। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक होती है, इनका टीचर प्रयोग करके आसानी से बच्चों को बताए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? करके देखो, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना या घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। तो दोस्तों करके सीखो या करके देखो जो हर एक चैप्टर के अंत में आपको देखने को मिलेगा। कोई चैप्टर बच्चे पढ़ रहे हैं तो इसको करके देखो, इससे क्या होता है जब बच्चे खुद करेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव भी उन्हें प्राप्त होगा। तो जो मुख्य उद्देश्य होता है करके देखो का वो यही होता है, जब वो खुद से कोई काम करेंगे तो इससे क्या होगा, उनको उसका एक्सपीरियंस खुद आसानी से होगा और वो उसको भूलेंगे नहीं। तो प्रत्यक्ष रूप से प्रोवाइडिंग डायरेक्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा जब वो कोई काम करके सीखेंगे। तो ऑप्शन 1 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। A good assignment in EVS should primarily aim at, कि जो एक अच्छा दत्त कार्य होता है, किसी टीचर ने कोई काम दिया है बच्चों को, तो वह उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना या अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। प्रोवाइड एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, बच्चों को अवसर उपलब्ध कराना, उनके अधिगम को और अच्छा बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए, उनके सीखने को और अच्छा बनाने के लिए जो दत्त कार्य हैं, जो असाइनमेंट्स हैं वो बच्चों को दिए जाते हैं स्कूल में। क्वेश्चन नंबर 81 है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना या शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो अगर कोई टीचर बच्चों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जा रहे हैं और यहाँ पर बच्चे विभिन्न प्रकार के जानवरों को, पक्षियों को देख रहे हैं, उनके बारे में सीख रहे हैं, उनकी उपयोगिता जान रहे हैं, तो ये सक्रिय होकर के बच्चे वहां पर घूम करके देख रहे हैं ना उन चीजों को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन 3 जो है ये सही जाएगा, टू प्रोवाइड एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 82 है। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? इससे शिक्षार्थियों में विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने के योग्य बनाना चाहिए और इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने के योग्य बनाना चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन पढ़ने के संबंध में इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो बच्चों को मुख्य शब्दावली का सही परिभाषा, जहां पर भी परिभाषा याद करने की बात आएगी ये हमेशा गलत ही होगा। तो ये पर्यावरण अध्ययन का बिल्कुल उद्देश्य नहीं है सामाजिक विषय में, ठीक है, कि हम परिभाषाओं को रटें, शब्दावलियों को रटें। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। जो कविता है वो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में, यानी कि वो शिक्षिका है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा है, ईवीएस की क्लासरूम है, उसमें वो गरीबी, निरक्षरता, वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा?
तो संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना, या शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। तो स्लोगन लिखना, चार्ट बनाना या व्याख्यान करना, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, इन तीनों में से कोई भी उचित उत्तर नहीं है। लेकिन शिक्षार्थियों को यानी कि स्टूडेंट्स को संबंधित जानकारी यानी कि संबंधित जो नॉलेज है उसको खुद कहना कि वो एकत्र करें और उसका वो एनालाइज भी वो उसको खुद करे, और इसके लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। तो इस तरीके से ग्रुप प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी हम बच्चों को कह सकते हैं। तो आस्किंग द स्टूडेंट्स टू अंडरटेक ग्रुप प्रोजेक्ट्स टू कलेक्ट एंड एनालाइज रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो सामाजिक जो भी समाज में हम कह सकते हैं कि कमियां हैं, जैसे कि गरीबी है, निरक्षरता है, वर्ग असमानता, इसके बारे में बच्चे खुद जानकारी इकट्ठा करें, खुद नॉलेज गेन करें और उस पर क्या बनाए, वो ग्रुप प्रोजेक्ट बनाएं और फिर वो शिक्षक के सामने खुद ला करके प्रस्तुत करें। तो ये ज्यादा बेहतर होगा और इससे बच्चे सीखेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 84 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आंकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट डैश को शामिल नहीं करता है। कौन शामिल नहीं करता है? शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान करना, तो ये तो करता है। शिक्षण में कमियों की पहचान, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने और शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग व रैंकिंग। तो शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग व रैंकिंग ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी और सब चीजें प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आंकलन में आती है। बच्चों की कमियों की पहचान, क्या किस विषय में कमी है, बच्चे किस तरीके से वो सीख रहे हैं, उनके सीखने को और बढ़ावा देना, और उनकी जो अधिगम रिक्तियां हैं यानी कि यहाँ पर भी कमियों की ही बात हो रही है, उनको दूर करना, उनको पहचान करके। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। खानों का उत्खनन यानी कि खुदाई, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, बांस से टोकरी बुनना या गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए राइट आंसर जिसमें पूछा है कि इनमें से वह कौन से क्रियाकलाप हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है खानों का उत्खनन या खुदाई, ये बहुत हद तक जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा बांधों का जो निर्माण है ये भी। तो ए और बी यहाँ पर आप देखिए किस ऑप्शन में है, ए बी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ये सही हो जाएगा। बाकी पत्तियां और जड़ी बूटी इकट्ठा करना, तो इनसे पेड़ नहीं नष्ट होते हैं। अगर केवल पत्तियां हम तोड़ रहे हैं पेड़ की तो पेड़ नहीं गिर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन ए और बी जो है ये सही होंगे, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 2 हमने सही लगाया। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं, कांसे के बारे में सही कथन इसमें से कौन सा है? ब्रॉन्ज के बारे में। कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति तत्व है। कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है। कांसे के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है और ये अत्यंत मजबूत भी होता है और इससे तोप और मूर्ति भी बनाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए बी और सी किसमें है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में ही है, तो यहाँ पर ये बी और सी जो है ये सही है कांसे के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं, गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफर की यात्रा की दिशाएं क्या होंगी? कोई गुजरात का रहने वाला व्यक्ति है, तो ये नॉर्थ है यानी कि उत्तर, ये दक्षिण साउथ, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो वेस्ट में गुजरात है, आपको पता ही है हमारे देश के नक्शे में जो वेस्ट में है वो क्या है? गुजरात है। तो गुजरात से वो कहाँ आ रहा है? मध्य प्रदेश आ रहा है। अगर तो उस गुजरात से इधर चलेगा, जब इधर चलेगा वो मध्य प्रदेश बीच में आने के लिए, तो सीधे जब आएगा वो तो किधर आएगा? ईस्ट में आएगा ना, पूर्व की तरफ आएगा। इधर ईस्ट है यानी कि पूर्व की तरफ पहले उसकी दिशा होगी। फिर अब उसको जाना है आंध्र प्रदेश यानी कि हैदराबाद। जब आंध्र प्रदेश जाएगा तो फिर इधर नीचे की तरफ मुड़ेगा और नीचे मुड़ेगा तो ये साउथ हो जाएगा। तो पहले ईस्ट यानी कि पूरब जा रहा है, फिर वो साउथ की तरफ मुड़ गया यानी कि पहले पूरब जाएगा फिर दक्षिण दिशा में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले पूरब दिशा में जाएगा फिर दक्षिण दिशा में जाएगा, तो ऑप्शन 1 में ही दिया है, तो ये ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं, किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर किसके है? 110 मीटर के है। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है? अब 15 सेंटीमीटर है
तो 15 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो हमें 110 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा, जब हम इसमें 110 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1650 मीटर। अब इस मीटर को हमें किलोमीटर में चेंज करना है। जब हम इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो इसमें हम 1000 से भाग देंगे। 1000 से भाग देंगे तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, तो 1.65 यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, ये सही हो जाएगा। और 1.65 ये क्या हो गया, किलोमीटर हो गया, क्योंकि यहाँ पर 1000 से हमने भाग दे दिया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 89 है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है भारत का, तिब्बत का, नेपाल का या म्यांमार का? तो ये नेपाल का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना चाहिए, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे चले, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, फिर है रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। तो माउंटेनरिंग, यहाँ पर माउंटेनरिंग की बात हो रही है। तो माउंटेनरिंग यानी कि जो पर्वतारोही होते हैं उसमें ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपयुक्त में से चयन कीजिए। तो ग्रुप लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? तो यहाँ पर जो पहला है, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ये होती है दोस्तों जिम्मेदारी ग्रुप लीडर की। इसके अलावा साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, तो ये भी सही हो जाएगा। इसके बाद रुकने और आराम करने के लिए जगह ढूंढना, ये भी सही है। तो इस तरीके से यहाँ पर ADE, तो ADE आप देखोगे ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। इस तरीके से आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से ऐसे ही बने रहिए और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाते रहेंगे। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो अपने कॉलेज फ्रेंड्स को कॉलेज के ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया करिए, अपने प्रिय मित्रों को शेयर कर दिया करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।